तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो सुनने में किसी हॉलीवुड जासूसी फिल्म जैसी लगती है। एक अंतर्राष्ट्रीय समिट और एक बहुत बड़ी साजिश का दावा। कहानी की शुरुआत होती है शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट से। तारीख थी 1 सितंबर 2025। देखने में तो ये एक बिल्कुल सामान्य समिट लग रही थी, लेकिन असल में पर्दे के पीछे एक जानलेवा जाल बिछाया जा रहा था। तो कहानी में जो सबसे पहला और चौंकाने वाला मोड़ आता है वो तब है जब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अपने होटल से बाहर निकलते हैं और अचानक उनकी अपनी सिक्योरिटी को दरकिनार कर दिया जाता है। और फिर जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी अपनी तयशुदा कार की तरफ नहीं बल्कि सीधा राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी में बैठ गए। सोचिए, डिप्लोमेसी के इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। एक ऐसा कदम जिसने वहां मौजूद हर किसी को चौंका दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। गाड़ी पूरे 10 मिनट तक अपनी जगह से हिली तक नहीं। अब बाहर मीडिया में तो क्यास लगने लगे कि ये दोस्ती का कोई बड़ा संकेत है, पर अंदर की कहानी कुछ और ही थी। उस बंद गाड़ी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक सीधी सपाट चेतावनी दी और इसी चेतावनी ने गाड़ी बदलने का असली और बेहद खतरनाक कारण साफ कर दिया। तो ये खतरा आया कहाँ से? इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए चलिए कहानी को कुछ दिन पीछे ले चलते हैं। ढाका, बांग्लादेश, जहां इस पूरे खेल की नींव रखी जा रही थी। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि समिट से ठीक पहले क्या-क्या हुआ। कहानी शुरू होती है एक ऑपरेटिव के ढाका पहुंचने से, जिसका नाम था टेरेंस। फिर रूस की खुफिया एजेंसी SVR को कुछ एन्क्रिप्टेड मैसेज मिलते हैं और जैसे ही उन्हें भनक लगती है वो फौरन भारत को अलर्ट करते हैं। तो ये टेरेंस था कौन? सोर्स के मुताबिक ये अमरीकी CIA का एक 50 साल का अनुभवी जासूस था जो एक बिजनेसमैन बनकर ढाका आया था और वहीं से पूरा ऑपरेशन चलाने वाला था। और उसके सूटकेस में बिजनेस के सैंपल तो बिल्कुल नहीं थे, बल्कि उनमें भरे थे हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, सीक्रेट हथियार और पूरे मिशन के ब्लूप्रिंट्स। एक खतरनाक खुफिया ऑपरेशन का पूरा सामान। अब सबसे अहम बात, मिशन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करना नहीं था। प्लान ये था कि हमला ऐसा लगे जैसे किसी आतंकी संगठन ने किया हो, मतलब इल्जाम किसी और पर, ताकि असली साजिश करने वालों पर कभी किसी की नजर ही ना पड़े। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। भारत और रूस ने मिलकर एक पलटा प्लान बनाया। निशाना था वो कमांड सेंटर जहां से ये पूरी साजिश कंट्रोल हो रही थी। रणनीति बहुत सीधी थी। अगर कमांडर को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो हमला करने का ऑर्डर कौन देगा? मतलब कमांडर खत्म तो मिशन भी खत्म। और जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ वो भी कोई आम हथियार नहीं था। सोर्स का दावा है कि एक खास केमिकल एजेंट को ऑपरेटिव की विस्की में मिलाया गया। ये इतना खतरनाक था कि नर्वस सिस्टम को तुरंत बंद कर देता है। ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसियों के पास ही होता है। और नतीजा? ना कोई आवाज, ना कोई संघर्ष और ना ही कोई गवाह। उस एजेंट को बेहद खामोशी से खत्म कर दिया गया और उसके साथ ही ताश के पत्तों की तरह पूरी की पूरी साजिश ढह गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में अब तो दूसरा अध्याय शुरू होता है, सबूत मिटाने का खेल, ताकि दुनिया को कभी ये पता ही न चल सके कि उस होटल के कमरे में असल में हुआ क्या था। सोर्स के अनुसार एक पूरी अमेरिकी टीम उस होटल के कमरे में पहुंची। लोकल पुलिस को बाहर ही रोक दिया गया। एजेंट की बॉडी को बिना किसी ऑटोप्सी के कब्जे में लिया गया और एक स्पेशल फ्लाइट से अमेरिका भेज दिया गया। इतना ही नहीं, साइबर एक्सपर्ट्स ने उसका हर डिजिटल निशान मिटा दिया, जैसे वो कभी था ही नहीं। और यहीं पर कहानी में दो अलग अलग पहलू सामने आते हैं। अमेरिकी सेना का आधिकारिक बयान था कि उनका कोई ऑपरेटिव नहीं मारा गया, वो जिंदा और ठीक ठाक है। वहीं सोर्स का दावा है कि ये सब एक बड़े कवर अप का हिस्सा था, एक नाकाम मिशन और एक बड़े एजेंट की मौत को छिपाने के लिए। भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक पब्लिक इवेंट में एक बहुत ही रहस्यमयी बात कही। उन्होंने पूछा, आप तालियां इसलिए बजा रहे हैं कि मैं गया या इसलिए कि मैं जिंदा लौटा? सोर्स के मुताबिक ये वॉशिंगटन के लिए एक सीधा संदेश था। और इस घटना के बाद एक और बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी के आने वाले कई बड़े दौरे अचानक रद्द कर दिए गए, जैसे UN जनरल असेंबली का सेशन, गाजा पीस समिट और आसियान समिट। सोर्स का कहना है कि ये इस बात का इशारा था कि खतरा अभी टला नहीं था।
तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतना बड़ा जोखिम कोई क्यों लेगा? इसका जवाब मिलता है हमें जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति की बड़ी बिसात में। इस कहानी के मुताबिक कथित लक्ष्य था भारत को अस्थिर करना। कैसे? उसके चारों तरफ पड़ोसी देशों में राजनीतिक उथल-पुथल मचाकर, एक रिंग ऑफ फायर यानी आग का घेरा बनाकर। देखिए, इस थियोरी के हिसाब से बांग्लादेश में राजनीतिक तख्तापलट, नेपाल में अशांति फैलाने की कोशिशें और श्रीलंका का आर्थिक संकट, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी शतरंज की बिसात पर चली गई चालें हैं। और इसी बीच भारतीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान आता है, आप हमारे सिर पर बंदूक रखकर हमें व्यापार सौदे करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है कि क्या वो इसी बंदूक की तरफ इशारा कर रहे थे? तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये सच में दक्षिण एशिया की राजनीति को बदलने की एक नाकाम कोशिश थी, या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय जासूसी के दुनिया की एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से गढ़ी गई कहानी है? इसका पक्का जवाब शायद कभी न मिले, पर ये कहानी सोचने पर मजबूर जरूर करती है।